नमस्कार। आज हमारे सामने ना कुछ बड़े दिलचस्प ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। ये हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर में ले जाते हैं जब कांग्रेस के अधिवेशनों में पूर्ण स्वराज की मांग धीरे धीरे शक्ल ले रही थी। तो इन स्रोतों के जरिए आइए देखते हैं कि कैसे ये आज़ादी की आवाज़ ज़्यादा साफ और बुलंद होती गई। शुरुआत करते हैं 1921 से अहमदाबाद अधिवेशन। यहाँ एक बहुत ही ध्यान खींचने वाली बात हुई। मौलाना हसरत मोहानी उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि स्वराज का मतलब होना चाहिए विदेशी नियंत्रण से पूरी तरह मुक्ति, और यही कांग्रेस का लक्ष्य बने। सोचिए, ये 1921 की बात है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये गौर करने वाली बात है कि पूर्ण स्वराज का ये जो बीज था वो कितनी पहले पड़ चुका था। मतलब जो बाद में इतना केंद्रीय बना, उसकी आहट यहाँ सुनाई देती है। ये दिखाता है कि कांग्रेस के अंदर भी सोच किस तरह विकसित हो रही थी। और हाँ, इसी अधिवेशन में एक और बात हुई थी। अध्यक्ष तो चुने गए थे सीआर दास। अच्छा। लेकिन वो जेल में थे उस वक्त, तो अध्यक्षता करनी पड़ी हकीम अजमल खान को। ये उस दौर के माहौल को भी दिखाता है ना? हाँ, बिल्कुल, दमन का माहौल था। अच्छा, फिर कहानी आगे बढ़ती है और हम आते हैं 1928 के कलकत्ता अधिवेशन पर। यहाँ तो कांग्रेस ने जैसे ब्रिटिश सरकार को एक अल्टीमेटम सा दे दिया। हाँ, एक तरह की चेतावनी थी। कहा कि भाई या तो 1 साल के अंदर नेहरू रिपोर्ट मान लो, वरना एक बड़ा जन आंदोलन होगा। बिल्कुल। ये नेहरू रिपोर्ट क्या थी, थोड़ा सा बताएंगे संक्षिप्त में? हाँ, देखिए, नेहरू रिपोर्ट असल में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी एक कमेटी की सिफारिशें थीं। और इसमें जो मुख्य मांग थी वो थी भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के ही तहत स्वशासन, जैसे उस वक्त कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में था। तो कलकत्ता अधिवेशन का महत्व यह था कि अब बात सिर्फ छोटे-मोटे सुधारों की नहीं रह गई थी। अब एक ठोस योजना सामने रखी गई थी, डोमिनियन स्टेटस वाली, और उसको लागू करने के लिए एक समय सीमा भी दे दी गई थी। और न मानने पर सीधी टक्कर की चेतावनी। बिल्कुल, ये रणनीति में एक बड़ा बदलाव था, कह सकते हैं। और जैसा कि अंदेशा था या शायद उम्मीद ही थी, ब्रिटिश सरकार ने उस 1 साल में नेहरू रिपोर्ट पर कोई खास ध्यान दिया नहीं। और यहीं से मंच तैयार हो गया 1929 के उस ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन का। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसे इतना ऐतिहासिक क्यों मानते हम? क्या हुआ था यहाँ? देखिए, ये एक निर्णायक मोड़ था, क्योंकि यहीं पर कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर अपना लक्ष्य बदल दिया। जो पहले डोमिनियन स्टेटस की बात हो रही थी, उसे छोड़कर अब लक्ष्य घोषित किया गया पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज। जी, पूरी तरह आजादी। नेहरू जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में ये बात बिल्कुल साफ कह दी थी, हमारे लिए स्वराज का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। मतलब ब्रिटिश ताज से अब कोई वास्ता नहीं, पूरी आजादी चाहिए। डोमिनियन स्टेटस की बात अब पीछे रह गई थी। और फिर वो जो तस्वीर जहन में आती है, 31 दिसंबर 1929 की आधी रात, रावी नदी का किनारा। हाँ। और नेहरू जी स्वतंत्र भारत का झंडा फहरा रहे हैं। ये तो एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक रहा होगा उस वक्त। यकीनन, वो सिर्फ एक झंडा फहराना नहीं था, वो उस नए संकल्प का, उस नई मंजिल का ऐलान था। उसने पूरे देश में एक नई ऊर्जा भर दी होगी। और देखिए, सिर्फ ऐलान करके नहीं रुके, इस घोषणा को जमीन पर उतारने के लिए फौरन कदम भी उठाए गए। 2 जनवरी 1930 को ही कांग्रेस कार्य समिति ने बैठक की और तय किया कि आने वाली 26 जनवरी को 26 जनवरी 1930 को? हाँ, पूरे देश में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। और ये भी तय हुआ कि अब से हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अच्छा। ये सिर्फ एक दिन मनाने की बात नहीं थी, ये असल में इस लक्ष्य को, इस विचार को जन जन तक पहुंचाने का एक तरीका था। लोगों को इसके लिए तैयार करना था। लाहौर अधिवेशन में तो फिर सिर्फ पूर्ण स्वराज का लक्ष्य ही तय नहीं हुआ, कुछ और भी जरूरी प्रस्ताव पास हुए होंगे जिनसे कांग्रेस की आगे की दिशा पता चली। हाँ, बिल्कुल। और वो प्रस्ताव इसी पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को और मजबूत करते हैं। जैसे एक प्रस्ताव था कि गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेना बेकार है, उसे निरर्थक माना गया। फिर नेहरू रिपोर्ट में जो डोमिनियन स्टेटस की योजना थी, उसे भी कांग्रेस ने अब आधिकारिक तौर पर खारिज कर दिया। अच्छा, वो भी खारिज हो गई? जी। और सबसे अहम, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को यह अधिकार दिया गया कि वो जब जरूरत समझे सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि एक बड़ा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो शुरू कर सकती है। ओहो। तो ये एक तरह से ब्रिटिश राज के साथ किसी भी तरह के समझौते से इनकार था और सीधे टकराव की पूरी तैयारी का संकेत था।
तो अगर हम इन सारे दस्तावेजों को जोड़कर देखें तो ये साफ दिखता है कि कैसे महज कुछ सालों में 1921 से 1929 के बीच खासकर कलकत्ता और फिर लाहौर अधिवेशन के जरिए कांग्रेस ने अपनी मांग को पहले स्पष्ट किया, डोमिनियन स्टेटस तक लाई और फिर उसे कहीं आगे बढ़ाकर पूर्ण स्वराज बना दिया। हाँ। ये एक क्रमिक लेकिन बहुत सोचा समझा और दृढ़ राजनीतिक विकास नजर आता है। बिल्कुल। और यहाँ एक बात सोचने पर मजबूर करती है कि ये जो पूर्ण स्वराज जैसा एक इतना स्पष्ट और इतना ऊंचा लक्ष्य घोषित किया गया, भले ही असल आजादी मिलने में अभी वक्त था, पर उस घोषणा ने, उस स्पष्टता ने उस वक्त आम लोगों के मन पर, उनकी सोच पर और आंदोलन से उनके जुड़ाव पर कैसा असर डाला होगा। ये बात तो है। कभी-कभी सिर्फ लक्ष्य को साफ-साफ कह देना, उसे परिभाषित कर देना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत बन जाता है ना? ये विचार करने लायक बात है कि एक स्पष्ट मंजिल जब तय हो जाती है तो उसका मनोवैज्ञानिक असर कितना गहरा हो सकता है।